हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम फिर सॉल्यूशन करेंगे कुछ क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, उपयोग से पहले फॉरक लाइट ऑपरेटर। तो लाइट की जगह लिफ्ट पढ़ा जाए, क्योंकि मैं इसको बताता हूँ क्वेश्चन जो है मिस प्रिंटिंग हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले से ही मिस प्रिंट है। तो उपयोग से पहले फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो फोर्क लिफ्ट अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार का जो एक फोर्क लिफ्ट जिसको बोलते हैं हम, तो ये फोर्क लिफ्ट होती है जो पायलट हो, जिसको हम पायलट बोलते हैं। कोई भी सामान जिसके ऊपर रखा होता है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे कैरेट है या कुछ सामान रखा होता है, तो फोर्क लिफ्ट के माध्यम से इसको उठा के इधर उधर गोदाम में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसको हम फोर्क लिफ्ट बोलते हैं। तो ये वही फोर्क लिफ्ट है। और फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर द्वारा क्या जांच की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है चेकलिस्ट भरना और सिग्नेचर लगाना। दो, केवल ब्रेक और लाइट देखकर। सी, वर्कर का लाइसेंस चेक करके। डी, आगे और पीछे की लाइट देखकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चेकलिस्ट भरना और सिग्नेचर लगाना। ऑप्शन बी है औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा क्या है? यानी किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, तो उसका सामान्य जो टेम्परेचर का रेटिंग है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर सीधा ऑप्शन पे चलता हूँ मैं, 13 से 30 डिग्री इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें परिवेश से ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ऑप्शन ए है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया, बी में जटिल प्रतिक्रिया, सी में उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, मूल प्रतिक्रिया ऑप्शन डी में। तो हाँ, इसी को जो है यहाँ डायरेक्ट दो प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, उष्माशोषी और क्षेपी। तो उष्माक्षेपी यहाँ होगी नहीं, क्योंकि ये अवशोषित की बात कर रहा है। तो एंडोथर्मिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना नियंत्रण समिति का कार्य है? ऑप्शन ए है समग्र आदेश के साथ अन्य अधिकारियों के रूप में कार्य करें। ऑप्शन बी है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए योजना को निष्पादित करना। ऑप्शन सी है सदस्यों को नियंत्रण समिति में ले जाना या राहत देना। ऑप्शन डी है गैस रिसाव, जहरीला फैलना और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो घटना नियंत्रण समिति का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है गैस रिसाव, जहरीला फैलना और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। खतरनाक जोन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? जो डेंजर जोन होते हैं हजर्ड्स के हिसाब से, उसको 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेनियस कपलिंग की साइज क्या होती है? 3 और 75 mm, यानी 3 इंच में व्यास डाया हुआ इंच में दिया हुआ 3 इंच या 75 mm, 2 इंच या 50 mm दोनों का दिया हुआ, 2.5 इंच या 63 mm, 4 इंच या 100 mm। तो इंस्टेनियस जो कपलिंग होती है उसका साइज 2.5 इंच या 63 mm जो होता है डाया, उसका व्यास 4 इंच या फिर 100 mm जो होता है, ये हमारा राइजर का डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कार्यक्रम में निम्न होते हैं। सुरक्षा कार्यक्रम में निम्न होते हैं 3 ईएस, ऑप्शन बी में है 4 ईएस, ऑप्शन सी में है 5 ईएस, ऑप्शन डी में है 6 ईएस। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो ईएस की अगर हम बात करें, काफ़ी सी बहुत सी चीज़ें होती है जो आप क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर आपको पता ही चल जाएगा। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि डायरेक्ट आंसर बता दिया करो, एक्सप्लेन मत किया करो। तो एक्सप्लेन में बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट आंसर ही आपको राइट आंसर इसका है। यहाँ पे मैं आपको बता दे दूँगा कि राइट आंसर इसका 5 ईएस है। लेकिन क्यों है, कैसे, बाद में अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर डाउट में, क्योंकि ये तो यहाँ पे ये आया है कि ये डायरेक्ट सुरक्षा कार्यक्रम का सिस्टम पूछा है। 5 ईएस है, सही है, लेकिन 5 ईएस का ही कोई एक चीज़ जो है एक ऑप्शन दे दिया जाए कि क्या निम्न में से 5 ईएस का है, कुछ अंग है। तो पहला जो है इसका मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन पहला होगा इसका एक में जो आएगा वो आएगा आपका इंजीनियरिंग। बी में आएगा एजुकेशन, सी में आएगा इन्फॉर्मेंट, डी में आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव
टिप्स। और नेक्स्ट है 5 में एमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो जो सुरक्षा का जो कार्यक्रम पूछा, इसमें आपको पता चल गया सुरक्षा कार्यक्रम निम्न में से होते हैं। तो राइट इसका आंसर है, ये आ गया यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। तो 5 ES जो होते हैं उन वो 5 होते हैं, ठीक है। पहला इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फॉर्मल, इकोनॉमिक, इंसेंटिव और एनर्जी रिस्पॉन्स। निम्न में से अगर 5 ES से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट उसका शाखा पूछ ले तो 5 है। और अगर 1 नंबर की पूछ ले, फर्स्ट ES का मतलब पूछ ले फर्स्ट, निम्न जैसे पास का पूछते हैं PASS, तो उसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 जा भी है। ई का अगर एक्सप्लेन पूछ ले तो फर्स्ट ई का इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फॉर्मल, इकोनॉमी, इंसेंटिव, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए एक्सप्लेन जो है क्वेश्चन इसलिए किया जाता है ताकि आपको इससे मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनमें दिक्कत ना हो, क्योंकि एक चीज़ें जानने के बाद वो ज़रूरी नहीं है यही आए, उसका अपोजिट कोई ना कोई तो आएगा, उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी जिनको एक्सप्लेन में अच्छा लगता है वो एक्सप्लेन में देख सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर जानना है वो अन्य बहुत सी टेस्ट सीरीजें चल रही है, वहाँ से जान सकते हैं। बाकी मैं तो एक्सप्लेन के साथ ही जो है करवाता हूँ और इसके साथ ही करवाऊँगा। जो किसी को लगता है टाइम ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो अन्य किसी भी जगह जाके देख सकते हैं। कलेक्टिंग हेड का उपयोग है। कलेक्टिंग हेड, पहले मैं आपको बताता हूँ कलेक्टिंग हेड क्या होता है। कलेक्टिंग हेड जो होता है, मान के मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ये एक पहला ये है जो है फिक्स फायर का भाग है, फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का, ठीक है। कलेक्टिंग हेड होते हैं, कलेक्टिंग हेड हाई राइज बिल्डिंग में 4 वे कलेक्टिंग होता है। भवन के बाहरी एक छोर पे ऐसे इस प्रकार से लगा होता है, जिसमें आपको मेल कपलिंग विद एन RV रहेगी यहाँ पे। और इस कलेक्टिंग हेड का जो कनेक्शन होता है वो कई जगह मतलब अलग अलग सिस्टम बताता है आपका। इसका कनेक्शन राइजर से भी जोड़ा जाता है, डायरेक्ट पानी पहुंचाने के लिए वाटर टैंक से भी जोड़ दिया जाता है। ये हर साइट का अलग अलग जो है सिस्टम रहता है। डाउन कोमर के भी साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये कलेक्टिंग हेड का मुख्यतः यही होता है कि यहाँ जब भी किसी भवन में टैंक का पानी ख़त्म हो जाए या कहीं कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में पंप का काम ना करे, तो यहाँ पे जो हमारी फायर टेंडर है, ये दमकल की गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी, होज निकालेगी और इसके अंदर डालेगी। यहाँ से अपना जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट करेगी फायर फाइटर, और इसमें लगा देंगे 2 3 4 जो भी जितनी भी गाड़ियाँ, और इसके माध्यम से इसमें हम टैंक को पानी से भर सकते हैं। अगर टैंक में पानी ख़त्म हुआ है तो फर्स्ट पोजीशन में पंप ख़राब है तो डायरेक्ट जो है राइजर में, जो राइजर है डाउन कोमर है, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं बाई पानी के माध्यम से, यहाँ फायर टेंडर के माध्यम से, अन्य किसी भी स्रोत से प्रेशराइज से पानी डालेंगे तब पानी ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये होता है हमारा कलेक्टिंग हेड। तो पहला ऑप्शन है कम से कम 2 सोर्स व अधिक से अधिक 6 सोर्स से पानी इकट्ठा करना। कम से कम 2 सोर्स होते हैं इसमें और अधिक से अधिक 6 सोर्स होते हैं, और 6 और 2 अलग अलग जगह पे इसका लोकेशन होता है। हाई राइज बिल्डिंगों में मुख्यतः 4 वे कलेक्टिंग हेड लगाए जाते हैं, और हवाई जहाज़ों का जो कई जगह दिया होता है, जो मालवाहक जो जहाज़ होते हैं पानी के, उसमें 6 सोर्स के लगाए जाते हैं। 2 का तो आपको देखा ही होगा, 2 भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि फायर टेंडर जो होता है आपका, दमकल की गाड़ी जो होती है, उसमें 1 वे होता है, एक ही होता है, जिसमें हाइडेंट से हम पानी उसको गाड़ी को भरते हैं। तो यहाँ 1 वे भी हो सकता है। तो लेकिन इन्होंने ये दिया हुआ है, तो ये आप जो है रिटर्न का है, तो ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। कम से कम 2 सोर्स व अधिक से अधिक 6 सोर्स से पानी इकट्ठा करना। आग बुझाते समय होजों को जोड़ना, सेक्शन होज के साथ जोड़कर, अडेप्टर के साथ जोड़कर प्रयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर है कम से कम 2 सोर्स व अधिक से अधिक 6 सोर्स से पानी इकट्ठा करना। तो कलेक्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा, और एक हेड, एक जगह जहाँ से हेड में मतलब जो चीज़ें हैं, तो इस नाम से पता चलता है कि कलेक्टिंग हेड का मुख्यतः कार्य यही है। आग बुझाते समय होजों को जोड़ना आपको पता ही है, तो वो क्या चीज़ें होती है, वो जो आग बुझाते समय होजों को अगर बीच से जोड़ा जाए तो वो आप मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल जो होते हैं। और उसके अलावा जो है इनको अगर डिवाइड वैसे डिवाइड करें, कलेक्टिंग ब्रीचिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग, और वो मेल टू मेल अडेप्टर, फीमेल टू वो होते हैं। सेक्शन होज के साथ जोड़कर, तो सेक्शन होज के साथ अडेप्टर भी जोड़े जाते हैं। अडेप्टर के साथ जोड़कर प्रयोग करना नहीं, अडेप्टर के साथ होज पाइप का ही कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। भवन का वर्गीकरण के अनुसार NBC
असेंबली जन समुदाय सभा भवन का ग्रुप है। NBC अब 2005 की बात करें ग्रुप बी, तो इसका करेक्ट आंसर ग्रुप बी है। ए में जो अपना बिल्डिंग जो आती है वो ऑक्यूपेंशियल जो रेजिडेंस बिल्डिंग आती है। ग्रुप ए का ही पार्ट है, मतलब जो ग्रुप ए है A1 A2 जिस हिसाब से, तो बी जो है इसके अंदर आएगा। असेंबली सभा भवन, भवन का डेड लोड को कहते हैं। भवन का डेड लोड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है वह लोड जो भवन पर हर समय अवस्थित रहता है, मकान का वजन दूसरे सामान का वजन। ऑप्शन बी है वह लोड जो कभी कभी रहता है। ऑप्शन सी है वह लोड जो पानी व हवा का रहता है। ऑप्शन डी वह लोड जो फाइटिंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वह लोड जो भवन पर हर समय उपस्थित रहता है, करेक्ट आंसर। इम्पैक्ट लोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भवन पर कुछ समय के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी है भवन पर अधिक समय के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी है पानी द्वारा छत पर पड़ने वाला लोड। ऑप्शन डी है हवा द्वारा पलट का लोड। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हवा द्वारा पलट का लोड। लेकिन यहाँ मैं भी कन्फ्यूजन हूँ, आपको जब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसको बताएंगे। पलट का मतलब इसका कन्फ्यूजन मैं भी समझ से बाहर है, ऑप्शन समझ में नहीं आया। लेकिन इनका करेक्ट आंसर इन्होंने हवा द्वारा पलट का लोड ही दिया, इम्पैक्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर रेजिस्टेंस का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आग का प्रतिरोध कितने समय तक कर पाता है। ऑप्शन बी आग को बढ़ावा कितने डिग्री तक देता है। ऑप्शन सी है आग को कितने समय में बुझाता है। ऑप्शन डी आग को बढ़ने से रोकता है। तो फायर रेजिस्टेंस का मतलब जो आप समझते हैं प्रतिरोध यानी आग से लड़ने की क्षमता, उसको प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो आग का प्रतिरोध कितने समय तक कर पाता है, ये फायर रेजिस्टेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर के प्रकार होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर।